हाँ, आई नो ये वीडियो एग्जाम से एग्जैक्टली एक दिन पहले आ गया और तुम लोग मुझसे थोड़े नाराज भी हो, बट एवरीथिंग वाज परफेक्टली प्लान्ड एंड इंटेंशनल। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है और ये जो थोड़ी बहुत बातें हैं, ये प्रॉपर रट्टा मारने वाली बातें हैं। एंड मैं नहीं चाहता तुम इस पे अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करो, तो 24 घंटे आर मोर देन इनफ। आज सुबह सुबह तुम्हें ये वीडियो मिल रही है, देखो, एंजॉय करो एंड जो जो मैं नीचे नोट्स दे रहा हूँ उसको चेक कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, रट्टा मारने की पूरी कोशिश कर लेना। एंड ज़्यादा कुछ मुश्किल आने नहीं वाला तुम्हारा एग्जाम। सबसे पहले मैं बता दूँ कि इसका एक पार्ट 1 है, अगर तुम नहीं देखा तो पहले जाके वो पार्ट 1 चेक करो। अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है यार ये वीडियो देखने का, तुम काफ़ी कंफ्यूज होगे, काफ़ी बातें समझ नहीं आएंगी, मेरा तरीका समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं म्यूज़िक में एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं म्यूज़िक की सब्जेक्ट की डेप्थ तक गया हूँ, ना मुझे इस सब्जेक्ट की खास नॉलेज है। मैं बस इस सब्जेक्ट को इस तरह से पढ़ के आया था कि आई स्कोर्ड 100 एंड मैं तुम्हें इस तरीके से पढ़ा सकता हूँ कि तुम्हारे भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो पहले पार्ट 1 देखो, राग और ताल क्लियर करो एंड देन वील मूव टू सम बेसिक डेफिनेशंस। चलो भाई आगे, बहुत बढ़िया बात है। अब हमारे पास 5 डेफिनेशन है बेसिकली। सबसे पहली है अलंकार। अलंकार का सरल सा स्पष्ट सा मतलब है सजाना, संवरना, बस दैट्स इट। कोई भी ऐसी चीज जो एक सुर में, जो एक स्वर में, ताल में आभूषण की तरह काम करे, वो अलंकार है। फुल डिटेल दी हुई है, पढ़ लेना इसको आराम से। सिंपल सी बात है, आरोह होता है सीरियल ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में चलना, सारे गा मा पा धा नी सा, और अवरोह होता है सा नी धा पा मा गा रे सा, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना। अलंकार की एक स्पेशलिटी है कि जिस बात का आरोह होगा उसका विपरीत यानी कि उसका अपोजिट अवरोह होना भी जरूरी है। अलंकार को पलटा भी कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे हम बचपन में अगर कभी म्यूजिक क्लास गए हैं, हमने कोई इंस्ट्रूमेंट सीखा है, तो वो सिखाते हैं सारे गा मा पा धा नी सा, ओके, बट कुछ चीजें होती हैं जो इसको सुंदरता यानी कि इसकी स्पेशलिटीज दिखाने के लिए हाईलाइट करी जाती है। सारे गा रे गा मा पा म प ध प ध नी धा नी सा सा रे रे गा गा मामा पापा दादा नी नी सा सा। मैंने जैसे बचपन में हारमोनियम सीखा था 1 महीना, तो उस पर ये सब चीज़ सिखाई जाती थी, सारे रे गा गा मा पापा पा धा धा नी नी सा। इन सब के, ये सब आरोह हैं, इन सब के अवरोह भी बनेंगे, वो होते हैं अलंकार। अलंकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आते हैं आलाप। आलाप का बेसिक सा मतलब है ये, देख लिया, समझ गए। आलाप बेसिकली क्या कहता है कि यार जब भी हम कोई गाना गाने लगते हैं ना, तो लाइक डायरेक्टली उसकी शुरुआत नहीं करते, उसकी शुरुआत में एक आलाप प्रस्तुत किया जाता है। और आलाप है राग के मुख्य स्वरों को थोड़ा लंबा खींच के गाना और थोड़ा स्लो पेस पे, स्लो टेम्पो पे गाना। अगर हम इसी आलाप के मुख्य स्वरों को स्लो टेम्पो के बजाय हाई टेम्पो पे गा देंगे तो वो बन जाएगा तान। तान और आलाप में सिर्फ ये फर्क है कि वो स्लो टेम्पो है, ये हाई टेम्पो है, उसके मुख्य स्वर को थोड़ा डीले करके गा रहे हैं एंड ये हाई टेम्पो पे होगा। एंड तान के 3 प्रकार है, शुद्ध तान, कूट तान, मिश्र तान। शुद्ध तान वो है जो आरोह अवरोह क्रमानुसार किया जाता है, जिस राग के आरोह अवरोह का क्रमानुसार किया जाता है, मतलब सीरियल ऑर्डर में सिंपल आरोह अवरोह होता है। कूट तान वो है जिसमें क्रमानुसार नहीं होता, लाइक सीरियल वाइज नहीं होता, वो उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा होता है, वो कूटतान होता है। और मिश्र तान होता है जो उन दोनों का मिक्सचर हो। इसकी ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस जितना लिखा है उसको पढ़ लो, समझ लो, रट लो। मैं बार बार बोल रहा हूँ रट लो, क्योंकि म्यूजिक सब्जेक्ट ही रट्टा मांगता है। शुद्ध तान, कूटतान और मिश्र तान। इसी के साथ साथ अगर पीछे वापस आलाप पे आए तो आलाप के भी 2 प्रकार हैं, आकार का आलाप और नोम तोम का आलाप। आकार का आलाप का सीधा सा मतलब है कि लाइक देखो, आकार का आलाप का सीधा सा मतलब है कि गायक को जो राग गाना है उसी राग के स्वरों का वो आकार बनाएगा। स्थाई और अंतरा भी उसके अंदर होता है, लाइक जो आपको गाना है उसी से लिंक आप स्वरों का आकार बनाएंगे, गोला बनाएंगे और उसमें आप आलाप लेंगे। मैं एक एग्जांपल दिखा चुका हूँ, तुम अपने आप इमेजिन कर लेना, नहीं इमेजिन हो तो रट लो, सिंपल सी बात है। नोम तोम का आलाप क्या होता है, लाइक ये बेसिकली भक्ति की साइड ज़्यादा ओरिएंटेड है। ये रूपक ताल और भजन गायन में इस्तेमाल होता है एंड इसकी ओम के गायन से शुरुआत होती है। अब देखो फर्क क्या आ जाएगा दोनों में। आकार का आलाप बेसिक नॉर्मल आलाप है एंड नोम तोम का आलाप थोड़ा भक्ति से लिंक्ड है। तो एमसीक्यू तुम्हारा प्रॉपर सा बन सकता है कि नोम तोम के आलाप में क्या स्पेशलिटी है, वो भक्ति से लिंक्ड है, वो पार्टी गानों से लिंक्ड है, ऐसे कर करके कुछ भी बना सकता है। तो ये ध्यान रखना कि नोम तोम का आलाप भक्ति से लिंक्ड है। एंड संगीत में गायक और वादक, ठीक है, यानी कि सिंगर एंड इंस्ट्रूमेंट प्लेयर एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो ताल का और आलाप का काफी गहरा संबंध है, बिना ताल के आलाप अधूरा है, ये चीज याद रखना, ठीक है। मूविंग अहेड, 2 डेफिनेशन रह गई, एक गमक और एक मींड। देखो ऐसी बात है कि अरिजीत सिंह को बहुत बार कांपते हुए सुना होगा, गाते हुए वो कांपता है, दैट इज गमक। गमक का सीधा सा अर्थ है कि स्वरों का ऐसा कंपन जिसके गायन से श्रोताओं के चित्त को आनंद प्राप्त हो, वो गमक है।
सिंपल, सॉर्टेड। अब अगर इसको और इजी टर्म्स में कहें तो यार कुछ भी सुन के, कोई भी ऐसी कंपन सुन के जब तुम्हें मजा आ जाए, तुम्हारा दिल दिमाग खुश हो जाए, वो गमक है। पुराने टाइम में क्या होता था कि गमक एक स्पेसिफिक ऑर्डर को, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्वरों की छेड़छाड़ को माना जाता था, लेकिन आज के टाइम में कहा जाता है कि हृदय पे जोर डाल के गंभीरता पूर्वक किसी भी स्वर को कंपन के साथ गाने को गमक कहते हैं, एज सॉर्टेड। अब मींड क्या होता है? मींड भी एक काइंड ऑफ गमक है। इसके अंदर एक स्वर से दूसरे स्वर पे फटाफट भाग जाते हैं, बिना आवाज को तोड़े, बिना फ्लो को तोड़े। लाइक अगर मैं स से म तक की मींड ले रहा हूं ना, सा रे गा मा, तो मैं रे और गा को बिल्कुल टच करके भाग जाऊंगा। वो रे और ग स्पेसिफिकली सुनाई नहीं देंगे, मैं उनको बोलूंगा नहीं, बट हाँ मैं स से म तक पहुंच जाऊंगा, स सुनेगा, म सुनेगा, और रे और ग ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये बात होती है। तो मींड का भी सीन सॉर्टेड है। इसको स म के ऊपर ऐसे आंख बना के ऊपर हाईलाइट करते हैं, एंड इससे गाने में रंजकता और कोमलता बढ़ती है। पांचों डेफिनेशंस अपनी होगी डन। अब बढ़ते हैं आगे। अब जब ये 5 डेफिनेशंस पढ़ ली है, समझ लिया, तो उसके बाद बारी आती है संगीत रत्नाकर की। बेसिकली क्या था कि 13वीं शताब्दी में पंडित शारंग देव जी थे, उन्होंने एक पूरी बुक लिख दी संगीत के ऊपर, जो तुम्हारे सिलेबस में है। पूरी बुक नहीं है, पूरी बुक की छोटी सी समरी है जो तुम्हें पढ़नी है, समझनी है। बेसिकली पहला जो पैराग्राफ है वो बता रहा है कि पंडित शारंग देव थे कौन, उनके पिता कौन थे, उनका कहाँ जन्म हुआ, वगैरह वगैरह। फिर बताया गया है कि उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने जगह जगह पर भ्रमण करके अनेक संगीत ग्रंथों का अध्ययन करके अनेक संगीत गुरुओं से शिक्षा लेके ये ग्रंथ लिखा। अब इस ग्रंथ को उन्होंने 7 हिस्सों में बांटा है। उन 7 हिस्सों का छोटा 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 ब्रीफ तुम्हें याद होना चाहिए, उसी में से एमसीक्यूज बन के आएंगे। संगीत रत्नाकर में तुम्हारे लिए 3 मार्क्स का है। नीचे पीडीएफ है, जाके चेक करो पूरी पीडीएफ, तुम्हें मार्क्स की डिवीजन भी पता लग जाएगी, और पूरा सिलेबस, पूरे नोट्स बहुत ही कंसाइज, बहुत ही टू द पॉइंट, बहुत ही क्रिस्प तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, पहला अध्याय है स्वराध्याय। स्वराध्याय का स्पष्ट सा मतलब है कि गायन, वादन और नृत्य, गाना गाना, डांस करना और इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, इन तीनों चीजों से म्यूजिक कंप्लीट होता है। और इन तीनों चीजों का वर्णन किया है पहले अध्याय में। ठीक है, पंडित जी नाद के बारे में थोड़ी बहुत बातें मिलता है, तुम पढ़ लेना तो समझ जाओगे। एंड उसके बाद इसमें बेसिक सी डेफिनेशंस दी हैं, श्रुति की, स्वर की, ग्राम की, अलंकार की, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ तुम्हें पंडित जी के शब्दों में वो चीजें बता रखी है, तुम एक बार पढ़ोगे समझ जाओगे। एंड अगेन वही चीज, कोई चीज अटपटी सी लगे जो समझ नहीं आ रही, थोड़ा गूगल मार लेना, अदरवाइज उसको रट लेना। क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यूज जो जज करने वाले तुम्हारे सिलेबस में देख के कि तुम्हें पैटर्न का कितना पता है, और तुम्हें जिस फ्लो में चीजें समझाई जा रही है तुम्हें वो फ्लो पता भी है या नहीं। तुम्हें ये भी पता है कि उसमें 7 अध्याय थे, तुम्हें ये भी पता है कि वो पंडित शारंग देव जी ने 13वीं शताब्दी में लिखा था। ये सब चीजें पता है, अच्छी बात है। वो डेफिनेशन में जाके, म्यूजिक की टेक्निकलिटीज में जाके तुम्हें नहीं उलझाएगा, क्योंकि 12वीं वाले बच्चों का वो काम ही नहीं है। ठीक है, सीबीएसई नहीं चाहता कि तुम बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके उलझ जाओ, वो चाहता है कि तुम्हें जितना पढ़ाया जा रहा है, जैसे जो चल रहा है चल रहा है। उसके बाद आता है राग विवेक का अध्याय। इसके अंदर 264 रागों का वर्णन किया गया है। अगर तुम इस बार का सैंपल पेपर उठा के देखोगे तो उसमें स्पेसिफिकली पूछा है कि संगीत रत्नाकर में कितने रागों का वर्णन है, तो 264 रागों का वर्णन है। उसके बाद प्रकीर्ण वाद्याय, इसके अंदर वाद्यकार के 28 गुणों का विवेचन किया है। एंड उन्होंने गायक तथा गीत के गुण दोष के बारे में बात की, लाइक सिंगर एंड सॉन्ग्स में क्या क्या गलतियां होती है कॉमन, इन सब के बारे में थोड़ा बताया है, देख लेना, पढ़ लेना। हर अध्याय का नंबर और उसकी बेसिक सी ब्रीफ तुम्हें पता होना चाहिए कि किस अध्याय में क्या बात हो रही है। प्रबंधाध्याय क्या है कि उसके अंदर शारंग देव जी ने अलग अलग तरह के गायन के बारे में, उनके परिभाषा, उनके महत्व, इसके बारे में बात किया है। तालाध्याय में अलग अलग तालों के बारे में बात किया है। और पंडित जी ने समय से प्रचलित, यानी पुराने समय से लेकर आज तक के जो भी ताल रहे हैं जिसमें गीत, वाद्य और नृत्य प्रतिष्ठित है, उन सब तालों के बारे में जानकारी दी है। और अगला आता है वाद्याध्याय। वाद्याध्याय यानी कि इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। इसमें सारे वाद्य यंत्र को 4 भागों में बांटा है। 4 भाग कौन कौन से, नाम सुन लो। सबसे पहले है शुष्क वाद्य, यानी कि जो सूखे बजते हैं, शंख, दैट्स इट, वो बजता है यहाँ। फिर गीतानुंग सेकंड है, गीतानुंग जो गाना गाते हुए यूज होते हैं। थर्ड है नृत्यानुंग जो डांस करते हुए यूज होते हैं। और चौथा है गीत नृत्यानुंग जो गाना गाते हुए भी और डांस करते हुए भी दोनों टाइम यूज होते हैं। 7वां है नृत्याध्याय, इसके अंदर बस डांस से रिलेटेड सारे विषयों पर बात करी है। निष्कर्ष के अंदर में ये कहेंगे कि पंडित शारंग देव जी ने अपनी सारी इंफॉर्मेशन उस ग्रंथ में डाल दी और हम सबको सौंप दी। ये जगत हमेशा आपका आभारी रहेगा। दैट्स इट, ऐसे करके कंक्लूजन बताओ। तब तुम्हारे एमसीक्यूज कैसे आएंगे, 7 टाइप है, 7 का ऑर्डर तुम्हें पता हो, 7 के अंदर क्या क्या है तुम्हें ये पता हो, एमसीक्यूज बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एंड में तुम्हें बताऊंगा कि
पहले जो नोट्स हैं वो पढ़ो, समझो, रटो। एट द एंड तुम जाके सैम्पल पेपर चेक करना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक ड्रॉप कर दूंगा, मार्किंग स्कीम का भी दूंगा, आंसर भी देख लेना। तुम्हारा पूरे सैम्पल पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो इन नोट्स में कवर ना हुआ हो। सारी की सारी बातें कवर हो गई हैं, बहुत तसल्ली से कवर हो गई है। लास्ट चीज आती है इसके बाद, रागों का समय सिद्धांत। लाइक ये बेसिकली फोकस करता है कि हर राग हर टाइम नहीं गाया जा सकता। कोई भी राग ऐसे कभी भी गा दो, ऐसे नहीं होता। हर पर्टिकुलर राग का एक प्रॉपर टाइम है कि अगर तुम इसे इस टाइम गाओगे ना तो ये ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से बाहर आएगा, ये ज़्यादा पसंद आएगा लोगों को, ये ज़्यादा अपनी बेस्ट पोटेंशियल तक रीच कर पाएगा। तो पहले इंट्रोडक्शन है कि समय का बहुत महत्व है, ये वो अच्छे कोमल गाने बनाता है। फिर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए कि राग मालकोश को रात में बजाया जाता है, भैरव को सुबह सुबह, एंड कुछ राग मौसम के हिसाब से होते हैं, जैसे वर्षा ऋतु में राग मेघ मल्हार होता है, राग काफी होली के दिनों में कभी भी गाया जा सकता है, राग बसंत ऋतु में बजाया जाता है, ये सब। उसके बाद कुछ डिविजन है, पूर्वांग और उत्तरांग वादी राग। सबसे पहली डिवीजन कि देखो सारे गामा पाधा निसा 8 होते हैं, पहले 4 अलग करो सारे गामा, अगले 4 अलग करो पाधा निसा। सारे गामा होते हैं पूर्वांग और अगले 4 होते हैं उत्तरांग। अब मैंने तुम्हें याद करो एक चीज बताई थी कि राग के अंदर वादी स्वर और संवादी स्वर होते हैं। अगर तुमने राग अच्छे से पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े तो वीडियो है जाके देख लेना। तो जिस भी राग के वादी स्वर पहले 4 में यानी कि पूर्वांग है, वो गाया जाएगा दिन के 12 से रात के 12 के बीच में, पूर्वांग सुबह। और जिस भी राग के वादी स्वर बाकी 4 हैं, आगे वाले 4 हैं, वो उत्तरांग हो जाएगा और वो गाया जाएगा रात के 12 से दिन के 12 के बीच में। बेसिक सी टाइमिंग है, याद कर लेना। अब कुछ लोग हैं जो कोमल स्वरों और शुद्ध स्वरों के आधार पे रागों में डिफरेंशिएट करते हैं, उनके टाइप के बारे में बताते हैं। सबसे पहले रेधा कोमल स्वर वाले राग। जिन रागों में रेधा कोमल होता है वो सुबह और शाम 4 बजे से 7 बजे गाए जाते हैं। सुबह 4 से 7 वालों को बोलते हैं प्रातःकालीन संधि प्रकाश, और शाम 4 से 7 वालों को बोलते हैं संध्याकालीन संधि प्रकाश या सायकालीन संधि प्रकाश, जो भी तुम बोलना चाहो। डिवीजन की हुई है वो तुम्हें याद ही करनी पड़ेगी। अगला है रेधा शुद्ध स्वर वाले। जो रेधा शुद्ध स्वर वाले हैं वो सुबह और शाम 7 से 10 गाए जाते हैं। जो गनी कोमल वाले हैं वो सुबह और शाम 10 से 4 गाए जाते हैं। तो मैंने एक टेबल बनाई 0 से लेके यानी कि 12 से लेके 11 तक की। तो देखो सबसे पहले तो 4 से 7 रेधा कोमल, 7 से 10 रेधा शुद्ध, और 10 से 4 गनी कोमल। अभी चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, टाइम फ्रेम ये रहेगा, याद कर लेना। मौसम के हिसाब से भी राग होते हैं, उनकी डिवीजन में तो मैं इंटर में बता चुका हूँ, बस 3 एग्जांपल याद कर लेना, बसंत, काफी एंड मेघ मल्हार। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं लास्ट चीज की। म जो स्वर है ना, म ये थोड़ा स्पेशल स्वर है। जिन भी रागों में म तीव्र आता है, अभी तुम्हारे फर्स्ट टर्म में नहीं, सेकंड टर्म में एक राग आएगा उसमें म तीव्र आता है। जिस भी राग में म तीव्र होता है उसको रात को गाया जाता है, और जिसमें म नॉर्मल होता है यानी कि शुद्ध होता है उसे दिन में गाया जाता है। दैट्स इट। और इसका एक छोटा सा कंक्लूजन है कि जैसे कि राग भैरव है वो सुबह गाया जाता है, बट सुबह तो कॉन्सर्ट्स नहीं होते, म्यूजिक की जो सम्मेलन होते हैं वो सुबह नहीं होते, जनरली शाम को या रात को होते हैं। तो राग भैरव जैसे कुछ रागों को थोड़ा इग्नोर किया जाता है क्योंकि वो रात को नहीं गाए जाते। तो ऐसे जो राग हैं वो थोड़े पिछड़ गए हैं, उनकी थोड़ी फेम कम मिला है उन्हें। तो इस पर भी एमसीक्यू बन सकता है कि क्या रीजन था या कौन सा राग था, तो तुम ध्यान रखना, ठीक है, पढ़ लेना अच्छे से। अब ये सारे पढ़ के, नोट्स पढ़ के, समझ के, रट के, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके सैंपल पेपर पे जाना एक बार एंड देखना एक भी ऐसा एमसीक्यू नहीं है। तुम्हें चॉइस भी मिलेगी, तुम एक बार मान लो कोई चॉइस नहीं, सारे के सारे अटेम्प्ट करने, तो भी एक भी ऐसा एमसीक्यू नहीं है जो इन नोट्स में से ना बने। मैंने अपनी तरफ से पूरे इनपुट दे दिए, जो बताना था बता दिया, जितना इजी करना था कर दिया, बट आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि इसमें रट्टा मारना पड़ेगा। आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट लगेगा, बट तुम्हें 2 दिन की मेहनत में अगर अच्छे खासे मार्क्स ला के दे रहे हैं, तुम्हारी परसेंटेज ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो दिक्कत क्या है भाई, करना पड़ेगा, कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। एंड दिस इज व्हाट इट इज। एट लास्ट जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूंगा कि भाई पेपर आसान आएगा, चिल मारना, बहुत टेंशन मत लेना, जितना मैंने बताया उतना बहुत तसल्ली से कर लेना। सब कुछ हो गया, A to Z हो गया, कुछ छोड़ भी दोगे तो Y हो जाएगा, कोई बहुत भूकंप नहीं आ जाएगा। अच्छे से जितना मैक्सिमम पॉसिबल कर सकते हो करना। एंड तुम्हारा पहला एग्जाम है, नर्वस बिल्कुल मत होना, चिल होके जाना। अगर हो पाया तो मैं एक शॉर्ट बना के अपडेट कर दूंगा तुम्हें। एंड बस प्लीज़ थोड़ा रिलैक्स होकर जाना, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा बट डरना नहीं है, बहुत सिंपल पेपर आता है, इजीली हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर तुमने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा तो ये रहा पार्ट 1। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ टच कर दो। एंड 24 घंटे तो अप्रॉक्स होंगे तुम्हारे पास जब ये वीडियो डल रही है। अच्छे से पढ़ो, देखो, समझो और लग जाओ। एक पूरा दिन सब्जेक्ट को दे दिया तो इट्स मोर देन इनफ। अच्छे से रट्टे मारो, ट्रिक्स निकालो, जो मर्जी करो, बस करो, रट जाओ, खा जाओ। थैंक यू सो मच।